हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स की फुल एक्सरसाइज, जो कि फिशरी पार्ट 2 का सेकंड लेसन है। एंड उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके एमसीक्यूज। तो इसका फर्स्ट एमसीक्यू है, ब्लैंक इज़ द पावर ऑफ अ गुड एंड सर्विस टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। सो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से जो भी राइट ऑप्शन है वो मैं आपको यहाँ पे टिक करवा के दूंगी। तो इसका राइट आंसर है यूटिलिटी। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 2, व्हेन द प्राइस ऑफ कम्युनिटी फॉल्स द क्वांटिटी ऑफ डिमांड। इसका आंसर है इंक्रीजेज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 4, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। आपकी बुक में डायरेक्ट ये लाइन दी हुई है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 5, डिमांड इज द एबिलिटी टू परचेज एंड टू हैव द कम्युनिटी। तो इसका आंसर है सेलिंग। ठीक है। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 6, फिशिंग सेक्टर इंक्लूड बोट्स एंड गियर्स। एमसीक्यू नंबर 7 है, फिश इज़ अ ड्यूरेबल गुड। जो पेरिशेबल गुड होता है या फिर ड्यूरेबल गुड, तो फिश जो है वो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाती है, इसलिए वो ड्यूरेबल गुड है। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 8, यूज़ ऑफ इकोनॉमिक गुड्स फॉर सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड। इसका आंसर है यूटिलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 9, द गुड्स विच आर इसेंशियल फॉर इजी ह्यूमन लाइफ आर। जो उसका ब्लैंक है उसका आंसर है नेसेसरीज। एंड उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 10, व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है। ये थे अभी तक हमारे विद्या भारती पब्लिकेशन के एमसीक्यू। अब हम लोग देखेंगे निकिता पब्लिकेशन के एमसीक्यू। तो इसका सबसे पहला एमसीक्यू है, शॉर्ट टर्म लोन आर दोज लोन विच रन अप टू 1 ईयर। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 2, इफ़ द मार्केट डिमांड शेड्यूल इज प्लॉटेड ऑन द ग्राफ इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व। ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। दोनों तरफ सेम एमसीक्यू है ये। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4, इफ स्टोरेज इज feared blank will be demanded at a higher price, so more will be demanded at a higher price। ठीक है। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 5, डिमांड मीन्स एबिलिटी टू परचेज एंड ब्लैंक टू हैव द कम्युनिटी। सो इसका आंसर है विलिंग टू हैव द कम्युनिटी। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 6, फिश इज़ अ। हमने पहले इसमें देखा जो ड्यूरेबल था वहाँ पे बस, यहाँ पे बस पेरिशेबल है, तो पेरिशेबल कम्युनिटी। अब आते हैं हम लोग हमारे वन सेंटेंस पे। तो वन सेंटेंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन गुड्स। इकोनॉमिक्स के अंदर गुड्स किसे कहते हैं? गुड्स मीन एनीथिंग विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। जो चीज़ें हमारी ज़रूरतों को पूरी करती है उसे हम इकोनॉमिक्स के अंदर गुड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ मीन बाय प्रोड्यूसर्स गुड। अभी दो टाइप के गुड होते हैं, एक होता है कंज्यूमर्स गुड, दूसरा होता है प्रोड्यूसर्स गुड। कंज्यूमर गुड क्या होता है कि जो चीज़ें हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर रहे होते हैं, जो चीज़ें हमारे डायरेक्ट यूज़ में आती है उसे हम कहेंगे कंज्यूमर गुड। और जो रॉ मटेरियल, जो मशीनरी, जो चीज़ें, जो गुड्स हमारे कंज्यूमर गुड को प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है उसे हम कहेंगे प्रोड्यूसर्स गुड। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ लग्जरीज। सो लग्जरीज क्या होता है? लग्जरीज आर दोज गुड एंड सर्विसेज विच सेटिस्फाई द सरप्लस वांट ऑफ मैन। मतलब हमारी जो नेसेसरीज होती है उनसे ऊपर जो हमारी विशेज़ होती है उनको जो गुड्स और जो सर्विसेज पूरी करती है उसे हम कहते हैं लग्जरीज। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ डिमांड। तो डिमांड क्या होता है? डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ कम्युनिटी डेट द कंज्यूमर इज विलिंग और एबल टू बाय ऑफ इट। देखो, डिमांड सिंपली क्या होता है? अगर एक कम्युनिटी है, मतलब कि एक प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसको एक कस्टमर चाहता है कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदे, और वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के एबल भी है, मतलब उसके पास इतना सफिशिएंट मनी है कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर प्राइस के अंदर। इसकी वजह से उस प्रोडक्ट का जो मार्केट में डिमांड क्रिएट होगा, और इसी को हम डिमांड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ अ डिमांड कर्व। अभी डिमांड कर्व क्या होता है? तो डिमांड कर्व सिंपली जो हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है प्राइस और डिमांड के बीच में का। जैसे हम मैथ्स के अंदर डेटा रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ बनाकर, वैसे ही यहाँ पर जो डिमांड है और जो प्राइस है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसे ही हम कहते हैं डिमांड कर्व। ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन सप्लाई। अभी सप्लाई क्या होता है? द अमाउंट ऑफ कमोडिटी विच द सेलर्स आर एबल एंड विलिंग टू ऑफर फॉर अ सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम।
अभी जो डिमांड है और जो सप्लाई है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि हमने डिमांड में देखा कि एक प्रोडक्ट है, उसको एक कस्टमर खरीदना चाहता है और वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के एबल भी है, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट को लेके मार्केट में डिमांड क्रिएट हो रही है। बट वो डिमांड उसकी तब तक फुलफिल नहीं हो पाएंगी जब तक उस प्रोडक्ट का सप्लाई नहीं किया जाएगा। जब एक सेलर चाहता है कि वो उस प्रोडक्ट को सप्लाई करे एक पर्टिकुलर प्राइस में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, इस तो उस प्रोडक्ट का वहाँ पे सप्लाई क्रिएट होता है। ठीक है, इसी को हम सप्लाई कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रिजर्वेशन प्राइस। रिजर्वेशन प्राइस क्या होती है? द मिनिमम प्राइस एक्सपेक्टेड बाय द सेलर बिलो विच ही रिफ्यूज टू सेल हिज प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिजर्वेशन प्राइस। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जब हम मार्केट में जाते हैं तो एक प्रोडक्ट होता है जो हम खरीदना चाहते हैं, उसको लेके हम लोग इतना डिस्काउंट कर लेते हैं कि जब सेल्समैन हमें कहता है कि इसके नीचे वो उस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता, मतलब वो उसकी रिजर्वेशन प्राइस हो गई। अब है क्वेश्चन नंबर 8, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीन्स व्हाट। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब क्या होता है? एक ये सिंपल सा रिलेशन है प्राइस और सप्लाई के बीच में। कमोडिटी का मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, उसका सप्लाई और उसकी जो प्राइस है उनके बीच में कौन से अप्स और डाउन्स है, या फिर जो प्राइस अगर बढ़ रही है तो फिर सप्लाई भी उसका बढ़ेगा, या फिर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो एक डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो दोनों साथ में बढ़ रहे हैं या फिर दोनों साथ में डिक्रीज हो रहे हैं, इससे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस कब होती है? जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं। जैसे किसी मार्केट में 10 एप्पल की रिक्वायरमेंट है और वहाँ पर सप्लाई भी उसका 10 एप्पल्स का ही है, मतलब अब जो प्राइस है वो उसकी इक्विलिब्रियम में होंगी और मार्केट जो है वो प्रॉपरली रन कर रहा होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट सिंपली क्या होता है? जैसे कि आपने 10 पेन का प्रोडक्शन लिया और उसके ऊपर आपने एक और एक्स्ट्रा पेन का प्रोडक्शन लिया। जो आपको कॉस्ट, जो आपको एक्सपेंडिचर एक एक्स्ट्रा पेन बनाने में लगा, उसे हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब एक यूरिजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्राइस। अब ये जो लाइन है ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी कम्योडिटी की या फिर किसी भी प्रोडक्ट की अगर जो प्राइस है वो बहुत हाई हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते या फिर उसे खरीदना हम कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ओमिट करते हैं, राइट। इस वजह से वो जो कम्योडिटी है, वो जो प्रोडक्ट है, उसका जो डिमांड है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, एयर इज़ अ फ्री गुड। एयर जो है वो एक फ्री गुड है, ऑफ कोर्स, क्योंकि एयर के लिए हमें कोई टैक्सेस पे नहीं करने होते हैं, इसके एक्सचेंज में हमें कोई वैल्यू पे नहीं करनी होती है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो एयर का सप्लाई है वो पेनल्टी फुल सप्लाई है, यानी जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर एयर जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए हमें एयर के लिए कुछ पे नहीं करना होता है और एयर एक फ्री गुड है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द डिसिमिलर यूनिट्स। अभी इस क्वेश्चन को साथ डील करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसका लॉ समझना ज़रूरी है। एक सिंपल सा टॉपिक है कि जब किसी कम्योडिटी की यूटिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसकी डिमांड उस हिसाब से डिक्रीज़ होती है। अब सपोज़ इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ आपने फर्स्ट टाइम कोई मूवी देखने गए, फर्स्ट टाइम जब आप जाओगे तो आपकी जो एक्साइटेशन लेवल होंगी, सेटिस्फैक्शन लेवल होंगे, बहुत ज़्यादा होंगी, इसलिए आप वो जो मूवी है उसकी टिकट के लिए फुल पे करोगे या फिर उसकी टिकट फुल जितनी भी प्राइस है उसकी पे करोगे। बट नेक्स्ट टाइम जब आप उस फिल्म को देखने जाओगे, आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो थोड़ी कम होगी, क्योंकि आप वो स्टोरी देख चुके हो, राइट। आप उसकी टिकट के लिए हो सकता है हाफ पे करोगे। बट जब आप थर्ड टाइम जाओगे तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है या फिर जो एक्साइटमेंट लेवल है बहुत कम हो चुकी होंगी, इसलिए आप उसके लिए शायद से पे भी नहीं करोगे। इस हिसाब से जो यूटिलिटी है किसी प्रोडक्ट की, जैसे जैसे वो यूटिलाइज होती जाती है वैसे उसकी डिमांड भी डिक्रीज होती जाती है। और ये क्वेश्चन यही कहता है कि ये लॉ जो है ये डिसिमिलर यूनिट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऑफ कोर्स, क्योंकि एक सेम मूवी आप बार बार देख रहे थे, इस वजह से आपकी जो यूटिलिटी थी, आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो डिक्रीज हो रहा था, डिमांड डिक्रीज हो रही थी। बट जब डिसिमिलर यूनिट होंगे, मतलब अलग अलग यूनिट्स होंगे, आपका जो डिमांड है वो अलग अलग चीज़ों को लेके अलग अलग होगा, एक सेटिस्फेक्शन लेवल जो है सब चीज़ों के लिए फुल हाई होगा। ये जो लॉ है ये डिसिमिलर यूनिट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अभी है डिमांड फॉर द नेसेसरीज इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। अभी दो टाइप के डिमांड होते हैं, एक होती है इलास्टिक डिमांड और दूसरी होती है इन इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी वजह से उसकी जो डिमांड है वो कम होते जाएंगी।
मतलब प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड पे इफेक्ट होगा। बट इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ भी रही है तो उसकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि हमारी जो ग्रोसरीज होती है, सो दाल आटा चावल, अब इन लोगों की प्राइस बढ़ भी जाए तो भी हम इसे खरीदेंगे ना, क्योंकि हमारी डेली नीड्स है, ये हमारी नेसेसरीज है। सो ये जो नेसेसरीज होती है तो इसकी जो डिमांड होती है वो इन इलास्टिक होती है, क्योंकि अगर इसकी प्राइस बढ़ भी रही है तो भी हम इसे खरीदेंगे और इसकी डिमांड जो है वो मेंटेन रहेंगी। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, रिजर्वेशन प्राइस ऑफ द ड्यूरेबल गुड इज मोर देन द पेरिशेबल गुड। अभी पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, जिनका जो जल्दी से स्पॉइल हो जाते हैं, मतलब जैसे हमारी फिशेज हो गई जो 1-2 दिन में ही स्पॉइल होना शुरू हो जाती है। और ड्यूरेबल गुड्स मतलब जैसे कि चिप्स के पैकेट्स होते हैं, वो क्या जिस दिन से वो मैन्युफैक्चर हुए हैं उसकी एक्सपायरी डेट तक जैसे है वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि वो ड्यूरेबल गुड्स है। ठीक है। सो जो रिजर्वेशन प्राइस होती है ड्यूरेबल गुड की, वो पेरिशेबल गुड से ज़्यादा होती है, क्योंकि क्योंकि अगर हम सपोज करो हम किसी वेजिटेबल की शॉप पे गए, सो अगर वेजिटेबल स्पॉइल हो रही होंगी तो हम जो शॉपकीपर है वो हमें कम से कम भाव में वो जो वेजिटेबल्स है वो हमें दे देगा। जबकि जो ड्यूरेबल गुड है वो जिस दिन से मैन्युफैक्चर हुआ है उसकी एक्सपायरी डेट तक उसका जो प्राइस है वो सेम का सेम ही रहेगा। सो इसीलिए जो रिजर्वेशन प्राइस होती है सो ड्यूरेबल गुड की ज़्यादा होती है पेरिशेबल गुड से। अभी क्वेश्चन नंबर 7 है, वेल्थ मस्ट हैव द कैरेक्टरिस्टिक एक्सटर्नलिटी। जो वेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए बुक में उसमें एक टॉपिक है एक्सटर्नलिटी करके। तो एक्सटर्नलिटी क्या होता है? एक्सटर्नलिटी इज अ क्वालिटी ऑफ वेल्थ नेसेसरी टू मेक द ट्रांसफरेबिलिटी पॉसिबल। अभी सपोज एक सिंगर है, वो बहुत अच्छा गाना गाता है, तो वो अपना गला तो नहीं बेच सकता ना। हम वही चीज़ें सोल्ड कर सकते हैं जो मैन से एक्सटर्नल हो, और उसी की वजह से जो वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, राइट। और यही ये टॉपिक कहता है। और इसमें जो भी दिया है ये पूरा यहाँ पे आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, बुक में भी आपको इसके बारे में पूरी तरीके से दिया हुआ है। और अब आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि शॉर्ट नोट्स है। तो शॉर्ट नोट्स के जितने भी टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सब आप बुक में से पढ़ सकते हैं। ये लेसन बहुत बड़ा है, इसलिए अगर आप एक्सरसाइज से इसे कर रहे हैं तो पूरी एक्सरसाइज करके जाए और एक बार लेसन को मिनिमम रीड भी तो कर लेना। उसके बाद ये इसके लॉन्ग आंसर्स है जो करके जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स में से आप जो बुक के पीछे के लॉन्ग आंसर है उसमें से एक भी आप अवॉइड मत कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।